नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। नैतिकता में बहुत शक्ति होती है। बड़े बड़े परमाणु हथियार भी नैतिकता की ताकत के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हमारे देश का इतिहास नैतिकता की कथाओं से भरा पड़ा है। शायद इसीलिए भारत दुनिया के सबसे नैतिकतावादी देशों में से एक है और अपने इसी शस्त्र से आज भारत ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक वार किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नैतिकता के अस्त्र से मारा है और आतंकवाद के मुद्दे पर भरी महफिल में उन्हें खरी खोटी सुनाई है। इस दौरान रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे। जिस वक्त नरेंद्र मोदी बिना नाम लिए पाकिस्तान के रक्त चरित्र का वर्ल्ड टेलीकास्ट कर रहे थे, उस वक्त नवाज शरीफ की नजरें नीचे झुकी हुई थी और इसके बाद नवाज शरीफ ने अपने भाषण में जो कुछ भी कहा उससे उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि सीमा पर तनावपूर्ण हालात के दौरान भारत और पाकिस्तान कूटनीतिक मंच पर आमने सामने आए हैं। दोनों के बीच एक असहज कर देने वाली खामोशी और कड़वाहट है। दुनिया के बड़े बड़े कूटनीतिक एक्सपर्ट इस खामोशी का अनुवाद कर रहे हैं। राजनीति की दुनिया में अगर आत्मविश्वास की मात्रा ज्यादा हो जाए तो फिर सत्ता के सिंहासन हिलने लगते हैं। ब्रिटेन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ब्रिटेन की मौजूदा प्रधानमंत्री थेरेसा मे को अपने राजनीतिक पकड़ पर बहुत भरोसा था, इसलिए उन्होंने तय समय से 3 साल पहले चुनाव करवाने का फैसला किया। लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। नतीजों के मुताबिक थेरेसा मे बहुमत से सिर्फ 7 सीट दूर हैं। अगर यह चुनाव भारत में हुआ होता और उसमें किसी पार्टी को बहुमत से सिर्फ 7 सीटें कम मिलती तो तस्वीर दूसरी होती। इस नतीजे को भारत में उस पार्टी की बड़ी जीत कहा जाता और बाकी की सीटों का जुगाड़ किसी तरह कर लिया जाता। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां इसे थेरेसा मे की हार बताया जा रहा है और उनकी अपनी ही पार्टी के लोग उन पर इस्तीफे का दबाव डाल रहे हैं। इसकी वजह क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के नतीजे का भारत पर क्या असर पड़ेगा। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और इसका विश्लेषण देखने से आपको बहुत सी नई बातें जानने को मिलेंगी। इसके अलावा आज मैं आपको कुछ पेंटिंग्स दिखाऊंगा जो सीरिया के एक कलाकार ने बनाई हैं। इन पेंटिंग्स में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर बराक ओबामा तक, पुतिन से लेकर बशर अल असद तक दुनिया के तमाम बड़े नेताओं की शक्तियों को छीन लिया गया है और ये सभी नेता किसी पीड़ित शरणार्थी जैसे लग रहे हैं। ये दुनिया के ताकतवर नेताओं की कमजोर और असहाय तस्वीरों का विशेषण है। ये पेंटिंग्स आज पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देंगी। और आज शुक्रवार है और आप अब तक समझ गए होंगे कि आज के डीएनए में पूरी दुनिया की खबरों का फ्लेवर है। इसलिए आज आप खबरों की दुनिया का संपूर्ण भ्रमण करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन-स्टॉप न्यूज में। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के मंच से भारत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को सीपैक के मुद्दे पर सख्त नसीहत दी है। हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे देशों की भावी पीढ़ियों तथा समाजों के बीच सहयोग तथा विश्वास का मार्ग प्रशस्त करे। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवाधिकारों और मानव मूल्यों का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत को एससीओ की सदस्यता मिलने पर पीएम मोदी ने सभी देशों का शुक्रिया अदा किया। जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 25 दिसंबर 2015 के बाद पहली मुलाकात हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मौजूदा तनाव के बीच हुई मुलाकात पर भारत की तरफ से कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने हाल ही में हार्ट सर्जरी कराने वाले नवाज शरीफ का हालचाल जाना। उन्होंने शरीफ की मां का हालचाल भी पूछा। इस शिष्टाचार मुलाकात के बाद भारत पहले ही साफ कह चुका है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकता। हालांकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाया है। जहाँ तक बातचीत का सवाल है, मैं समझता हूँ कोई माहौल इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में इस वक्त ऐसा नहीं है कि बातचीत की जाए। सरकार इस पर पहले ही वजाहत कर चुकी है और इसमें मजीद किसी कंट्रोवर्सी में जाने की या कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। पिछले 1.5-2 सालों में पाकिस्तान ने वार्ता की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है।
इसलिए मुझे उम्मीद और आशा है कि प्रधानमंत्री हाउ डू यू डू से आगे नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 5 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अब भी जारी है। आज सुरक्षा बलों ने पहले 2 आतंकियों को मार गिराया, बाद में 3 और आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों ने गुरुवार को भी घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। पिछले 3 दिन में आतंकी घुसपैठ की ये 5वीं कोशिश है। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 12 आतंकवादी मार गिराए गए, जबकि सेना का एक जवान शहीद हो गया। कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादियों पर एनआईए का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जांच एजेंसी ने आज अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूस से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एनआईए अधिकारियों ने फंटूस से गिलानी की अगुवाई वाले तहरीके हुर्रियत को मिलने वाली वित्तीय मदद के बारे में पूछा। फंटूस से एनआईए अभी और पूछताछ करेगी। फंटूस को पूछताछ के लिए बुलाने से पहले एनआईए ने श्रीनगर में फंटूस के घर पर छापेमारी करके कई अहम दस्तावेज बरामद किए थे। इसके बाद ही फंटूस को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अलगाववादी नेताओं ने एनआईए की पूछताछ और छापेमारी के विरोध में आज कश्मीर बंद बुलाया था, जिसके चलते आज होने वाली कश्मीर यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को भी टाल दिया गया। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बंद और प्रदर्शन की वजह से वहां 10,000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। तनाव को देखते हुए पर्यटक बीच में ही छुट्टी खत्म कर वापस आ रहे हैं। दार्जिलिंग स्पेंड करना था टाइम, बट इट्स नॉट पॉसिबल एनीमोर। सो लेट्स सी, अभी जाते हैं। गोरखा जनशक्ति मोर्चा के बंद के दौरान ज्यादातर दुकानें, रेस्टोरेंट और बाजार बंद रहे। आज सेना ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। सीएम ममता बनर्जी ने सुबह दार्जिलिंग में पर्यटकों से बातचीत की। ममता ने कहा कि दार्जिलिंग में हालात कंट्रोल में है। वहीं हिंसा के लिए केंद्रीय मंत्री एस आहलूवालिया ने ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। नहीं, इसके लिए मैं सरासर जिम्मेदार वहाँ की सरकार को मानता हूँ, क्योंकि सरकार को अच्छी तरह से मालूम था कि भाषा के नाम पर दार्जिलिंग उत्तप्त है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा स्कूलों में बांग्ला भाषा अनिवार्य करने के ममता सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी ने इंटरपोल से भी जाकिर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने के लिए दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि मलेशिया में रह रहा जाकिर वहां की नागरिकता लेना चाहता है। एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक को बढ़ावा देने के आरोपों पर जाकिर नाइक के खिलाफ जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों के आंदोलन के बाद आज हालात कुछ बेहतर नजर आए। स्थिति बेहतर होने की वजह से यहां सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, लेकिन धारा 144 अभी भी लागू है। हालांकि भोपाल के फंदा में आज आगजनी की घटना हुई। हमने जो कर्फ्यू में ढील दी है उसमें ये शर्त है कि किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये सारी चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी। और वैसे भी पूरे जिले में धारा 144 निरंतर लगी हुई है, जिसमें ये सारी चीज़ें पहले से प्रतिबंधित है। शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा और उपवास करते हुए वहीं से मैं सरकार चलाऊंगा। किसान आंदोलन में मध्य प्रदेश में अब तक 231 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 27 सरकारी गाड़ियों को जला दिया गया है। 3 थानों और 8 चौकियों को भी जलाया गया है। हिंसा के आरोप में अब तक 156 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मंदसौर में अभी भी भारी लोगों के आने और सभा पर रोक है। स्थिति पूरी तरह सामान्य करने के लिए सीआरपीएफ की 3 और कंपनियां बुलाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिनके पास पहले से आधार नंबर है उन्हें पैन को आधार से जोड़ना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको इस बात के लिए मजबूर न किया जाए कि वो पैन से आधार को लिंक करें। जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उनके लिए अनिवार्य रहेगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है किसी कारणवश भी, उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा और उनके जो भी पैन कार्ड के ट्रांजैक्शंस हैं वो वैध माने जाएंगे, वो अवैध नहीं हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने आईटीआर भरने वालों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। तो मेरा अनुमान ये है कि शायद ही 150 आदमी ऐसे हों इस मुल्क में जिसमें जो इनकम टैक्स असेसी हैं लेकिन जिन्होंने आधार ना लिया हो। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में अभद्र टिप्पणी न करने की सलाह दी।
कांग्रेस पार्टी के सोनिया जी अध्यक्ष पद छोड़ने का निर्णय करेगी तो उसके बाद भी इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, जरा बताना, सबको मालूम होगा। ऐसे शब्द प्रयोग मत करो। अमित शाह ने दावा किया कि सिर्फ एक बीजेपी ही अकेली पार्टी है जिसमें मेरिट के आधार पर नेता का चुनाव होता है। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ये पार्टी में अध्यक्ष वंश परंपरा के आधार पर नहीं होते हैं, मेरिट के आधार पर। फिल्म दंगल में रेसलर गीता फोगाट का रोल करने वाली एक्ट्रेस फातिमा सना शेख अपने स्विम सूट फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर विवादों में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने फातिमा के स्विम सूट वाली फोटो का विरोध करते हुए लिखा है कि रमजान के पवित्र महीने में उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मुसलमान हो के एक अपना स्विमिंग सूट पहन के आप ट्विटर पर अपनी तस्वीर डालिए और उसके बाद चाहिए कि सब आपकी तारीफ करें, तो ये बिल्कुल गलत है। हर एक को आज़ादी है, मगर किसी धर्म को रुस्वा और जलील करके आज़ादी नहीं है। हालांकि बॉलीवुड के कलाकारों और फातिमा के प्रशंसकों ने इसे उनका निजी फैसला बताया है। You know, honestly, I think my take on social media is you should take the positivity, accept people's opinions, and just avoid the criticism or avoid the negativity. That's honestly the simplest way that I go about it, and I think that's just what you need to do. यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। फतेहपुर जिले की लड़कियों ने दोनों क्लास में अव्वल दर्जा हासिल किया है। 10वीं में फतेहपुर की तेजस्वी देवी और 12वीं में प्रियांशी तिवारी ने पहला स्थान हासिल किया है। हाई स्कूल में इस बार 81.18% छात्र कामयाब रहे, जो कि पिछली बार से 6.48% कम है। 12वीं में 82.62% छात्र पास हुए हैं, जो कि पिछली बार के मुकाबले 5.37% कम है। ब्रिटेन में हुए मध्यावधि चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। कंजर्वेटिव पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है। नतीजों के बाद कंजर्वेटिव पार्टी की नेता थेरेसा मे ने कहा कि वो नॉर्दर्न आयरिश यूनियनिस्ट्स यानी DUP के साथ मिलकर दोबारा सरकार बनाएंगी। I have just been to see Her Majesty the Queen, and I will now form a government. 2015 में हुए चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को 331 सीटें मिली थीं और उसके पास बहुमत का आंकड़ा था। 2015 में हुए चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को 331 सीटें मिली थी और उसे बहुमत हासिल था। इस चुनाव में भारतीय मूल के 15 उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। इनमें लेबर पार्टी के प्रीत कौर गिल और तनमनजीत सिंह भी शामिल हैं। ब्रिटिश संसद में प्रीत पहली सिख महिला सांसद और तनमनजीत पहले पगड़ीधारी सांसद होंगे।